हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द पोएम भारत आवर लैंड। इस पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन और पोएटिक डिवाइसेस दोनों को ही कवर किया था। अगर अभी तक ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर इस वीडियो की लिंक डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहले आप उसी वीडियो को देखिएगा। प्लीज बिल्कुल भी शॉर्टकट्स मत लीजिएगा कि अगर मैम हम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर पूरी पोएम कवर हो ही जाएगी ना। प्लीज नो शॉर्टकट्स। आप जब एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसमें मैंने कितनी छोटी बड़ी सारी चीजें जो है बहुत ही डेप्थ में जाके एक्सप्लेन की है, जो आपके लिए एग्जाम टाइम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। राइट, तो नो शॉर्टकट्स, पहले एक्सप्लेनेशन का वीडियो ही देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो देखिए। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। मेक श्योर मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक आप इस वीडियो को पहुंचा दें। इसके अलावा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहां पर मैं सभी नोट्स और पीडीएफ शेयर करती हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक इजीली मिल जाएगी। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। ऑलराइट बच्चा, तो अब हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लेते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वो है एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और आपको सूटेबल ऑप्शंस जो हैं वो सही तरीके से फिल करने हैं ब्लैंक्स के अंदर। तो देखिए, द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड, भाई नेचुरल ब्यूटी, इसकी जो टाइमलेस ब्यूटी है भारत की, उसे सेलिब्रेट किया गया है इस पोएम के अंदर। उसके अलावा स्पिरिचुअल हेरिटेज को सेलिब्रेट किया गया है और इसके अलावा क्या सेलिब्रेट किया गया है, इसकी हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। अब देखो यहाँ पर जो है, मैं तो आपको आंसर्स ऑफ कोर्स बताती ही चलूंगी, लेकिन जिसका आंसर आपको मालूम है और अगर आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है तो आपके लिए इसे आंसर करना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलिए कि आपके अकॉर्डिंग किस ऑप्शन में कौन सा वाला आंसर आना चाहिए। राइट, जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा बेटा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कितना अटेंटिवली वीडियोस को देख रहे हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट इज द पोएट प्रेजेस द डैश डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी एंड अनपैरेलल्ड। अब यहाँ पर इस पोएम के अंदर माइटी और अनपैरेलल्ड जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, हिमालयास के लिए ना, जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, उनके लिए। तो हिमवंत, राइट, हिमवंत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 आएगा वो होगा हमारा हिमवंत। राइट, नेक्स्ट इज द डैश इज डिपिक्टेड एज जेनरस एंड ग्रेसफुल। जेनरस, उदार, और ग्रेसफुल यानी ब्यूटीफुल किसे कहा गया है इस पोएम के अंदर। टेल मी, जल्दी से बताइए। आपको इन ऑप्शंस की जरूरत भी नहीं है, नहीं भी अगर पता होगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टिल यू कैन आंसर। किसके लिए खूबसूरत और जेनरस वर्ड्स यूज करे हैं, ग्रेसफुल वर्ड यूज किया है। करेक्ट, गंगा नदी के लिए। तो जहां गंगा है, थर्ड ऑप्शन होगा क्या, गंगा। सो गंगा इज डिपिक्टेड एज जेनरस एंड graceful, while the dash are honored as sacred and unmatched। सेक्रेड, पवित्र, और अनमैच्ड के इनके बराबर का कोई नहीं। ये किसके लिए इस्तेमाल किए हैं ये वाले वर्ड्स, ये हम इस्तेमाल हुए हैं हमारे स्क्रिप्चर्स के लिए। तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है, क्या टर्म यूज हुई है, उपनिषद। तो जो फोर्थ आंसर होगा वो होगा उपनिषद। राइट, आई एम श्योर जिसने मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है वो हर आंसर बता पा रहा होगा। राइट, नेक्स्ट इज द पोएम highlights the contributions of dash and dash who have enriched the land with their bravery and wisdom। यानी यहाँ पर दो ऐसे लोगों के नाम आपको बताने हैं जिनकी वजह से भारत की जो भूमि है वो ब्रेव भी मानी जाती है और वाइज भी, मतलब विजडम और ब्रेवरी, इन दोनों से ही पूरे भारत की भूमि को जो है वो खूबसूरत बनाया गया है और भारत का जो इतिहास है वो और भी ज्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल और वैल्यू ऐड करता है। राइट, तो कौन वो दो हैं, एक तो जो गैलेंट वॉरियर्स और जो सेजेस। सेजेस ने क्या किया है, सेंटिफाइड दिस लैंड, यही वर्ड यूज हुआ है, यही फ्रेज यूज हुआ है, और गैलेंट वॉरियर्स भी ये टर्म यूज हुई है। तो यहाँ पर आपको गैलेंट वॉरियर्स, वॉरियर्स लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, फिफ्थ, ठीक है, गैलेंट वॉरियर्स, और उसके बाद विजडम सेजेस आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ होगा ऑप्शन 6। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, हो सकता है कि आपको लगे कि ये दोनों ऑप्शंस आए हैं तो आप इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी सेजेस जो है वो 6th ऑप्शन ही होगा, 5th ऑप्शन नहीं होगा। रीजन क्या होगा, इसलिए क्योंकि यहां पर इस सेंटेंस को अगर पढ़े तो पहले ब्रेवरी वाली क्वालिटी आई है, तो सेजेस के लिए ब्रेवरी वाला एडजेक्टिव यूज नहीं हो सकता है। राइट, सेजेस के लिए विजडम वाला ही एडजेक्टिव यूज होगा, यही टर्म यूज होगी, ठीक है ना। इसीलिए आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ऑलरेडी इस बात का पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं बेटा जो शायद नहीं भी, जिन्हें पता हो, या ये उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज की तरह हो। राइट, तो इसीलिए मैं हर छोटी बड़ी चीज जो है अपने वीडियोस में एक्सप्लेन करना पसंद करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए मैं ये चीजें भी बताती चल रही हूँ कि सिंस यहाँ पहले ब्रेवरी, इस क्वालिटी की बात हुई है, तो ब्रेवरी वॉरियर्स से एसोसिएटेड है,
विजडम सेजेस से एसोसिएटेड है, तो उसी सीक्वेंस में ही आप लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद 6 ऑप्शन तक हो गया है। उसके बाद इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ डैश एंड द टीचिंग्स ऑफ डैश। यहाँ पर टीचिंग्स ऑफ की बात अगर मैं करूं तो टीचिंग्स ऑफ किसकी है? बुद्ध धम्म है ना, तो बुद्ध धम्म का मतलब क्या है? टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। तो टीचिंग्स ऑफ बुद्ध आ गया। ये कौन सा ऑप्शन होगा? 7th होगा, नो सॉरी 8th होगा, ठीक है। और 7th के लिए क्या था? इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ, देखिए बुद्ध धम्म और उसके साथ कौन सी और एक्नॉलेजेबल चीज है? ब्रह्म नॉलेज के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी इस फॉर्म में बात हुई है कि नहीं? तो अच्छा वो 7th पर है, ठीक है। तो ब्रह्म नॉलेज ये रहा, तो ब्रह्म नॉलेज ये जो है ये है हमारा 7th पॉइंट। इसके आगे द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध highlighting India's deep-rooted spiritual and philosophical traditions. The poet repeatedly asserts that India is थ्रूआउट इस पोएम के अंदर जो हमारे पोएट हैं वो किस चीज पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? क्या बता रहे हैं कि भारत क्या है? दैट इंडिया इज डैश अर्जिंग एवरीवन टू डैश हर, कि इंडिया जो है वो मैचलेस है, यानी अनमैच्ड है, उसके बराबरी का और कोई भी नहीं है, और इसीलिए हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। तो ये तो जो दोनों स्टैंजास की जो लास्ट फ्रेजेस हैं, लास्ट लाइंस हैं, वही सेंटेंस है ये तो कौन सी टर्म्स इसके अंदर यूज होंगी? पहले आएगा प्योरलेस और बाद में क्या आएगा? प्रेज, दैट इंडिया इज प्योरलेस, India is fearless and urging everyone to praise her. तो 10th option would be praise her, right? I hope बेटा ये बहुत ही easy था आपके लिए, but still मैं इसको read करके explain करना चाहती हूँ ताकि आपकी भी एक reading की भी habit बने, और जितनी हैबिट होगी ना आपकी रीडिंग की उतना ही एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी। और यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 9th के पेपर्स में, 9th के फाइनल एग्जाम्स में आपको हेल्प होगी। इनफैक्ट आपका थ्रू आउट जो 12th तक आप पहुंचेंगे और उसके बाद आगे जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तरफ आप जब जाएंगे ना, ट्रस्ट मी, इस तरीके की प्रैक्टिस, हर चीज को रीड करना और किसी भी चीज को ऐसे लाइटली नहीं लेना कि अरे फिल इन द ब्लैंक तो हमारे लिए बाय हाथ का खेल है, इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर अस, तो उस तरीके से हम ट्रीट नहीं करेंगे हर क्वेश्चन को, हम उसे सीरियसली ही ट्रीट करेंगे ताकि हमारी एक हैबिट बने और हमारे अंदर एक स्किल डेवलप हो कि हम हर चीज को बहुत इजीली और आसानी से हर क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम। अब यहाँ पर कुछ फ्रेजेस सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अब हमें इसके थ्रू इस पोएम के कुछ फीचर्स बताने। तो पहला क्या है? द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, मतलब मूड, यानी जब हम इस फॉर्म को पढ़ते हैं तो रीडर्स पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो भाई हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हमारे भारत के बारे में पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो सिंस हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो जब इस फॉर्म को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर पेट्रियटिज्म, भारत को लेकर एक एडमिरेशन आता है, एक प्राउड की फीलिंग आती है हमारे अंदर, है कि नहीं? तो प्राउड हम बोल सकते हैं, राइट। देखिए प्राउड आता है, ठीक है, एडमायर का एडमिरेशन आता है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव दैट फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म, ठीक है, यही फीलिंग सारी आती है ना, तो यही क्या है? मूड ऑफ द रीडर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द पोएट्स एटीट्यूड, इस टोन क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है, व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोएम। तो टोन ऑफ द पोएम का मतलब बेसिकली क्या होता है? इसका मीनिंग बेसिकली ये होता है कि जो पोएट है वो किस इंटेंशन से इसको लिख रहा है, इस पोएम को, राइट, यही होती है टोन। तो जो पोएट है उन्होंने किस इंटेंशन से लिखी होगी और क्या टोन है इस पूरी की पूरी पोएम की? एक तो एडमिरेशन है, ठीक है, कि कितना ज्यादा पसंद करते हैं सुब्रमण्य भारती भारत को, राइट। तो एक तो उनका अगेन एडमिरेशन, ये जो देखा जाए तो टोन और मूड जो है वो सिमिलर ही रहेगा बेटा। अगेन ही इज सो प्राउड ऑफ भारत, ये भी महसूस होता है, एंड अगेन पेट्रियोटिक, बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक भी फील कर रहे हैं, तो ये जो सेम ही होगा इसका आंसर। कभी भी मत सोचेगा कि टोन और मूड डिफरेंट ही होने जरूरी होते हैं, सेम नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल सेम हो सकता है और यहाँ पर भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बस इस तरीके से कर लेती हूँ, ठीक है, सेम ही होगा, क्योंकि जो पोएट का भी जो एटीट्यूड है वो यही है, फुल ऑफ एडमिरेशन, फुल ऑफ ही वाज सो फुल ऑफ प्राउड एंड पेट्रियट, ही वाज बीइंग सो पेट्रियोटिक, तभी तो वो इतनी खूबसूरत पोएम लिख पाए भारत के लिए, है ना। नेक्स्ट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। बेटा इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, और सिंस कोई राइम स्कीम नहीं है इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? फ्री वर्स। फ्री वर्स वही फॉर्म होती है जिसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं होती है ना। अभी तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि हो सकता है स्टूडेंट्स को पता हो कि राइम स्कीम क्या होती है, बट इन केस आपको नहीं पता तो बेटा जिस फॉर्म में आपके सिलेबस के अंदर जितनी भी फॉर्म्स हैं, जिस फॉर्म के अंदर राइम स्कीम होगी मैं उसी फॉर्म में समझाऊंगी। अगेन इसका रीजन सिर्फ इतना है कि आपके लिए उस इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना, समझना ज्यादा आसान होगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि सिंस इसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है तो ऐसी फॉर्म्स को फ्री वर्स कहा जाता है, ठीक है। एक आपको
आइडिया दे देती हूँ कि राइम स्कीम होती क्या है। जैसे हमारे सॉन्ग्स होते हैं, तो सॉन्ग्स के अंदर जितने भी, जैसे अंतरा होता है, मुखड़ा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक गाना बताती हूँ कि हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, राइट। तो इसमें जो ये जो एंड हो रहे हैं फ्रेजेस, वो किस वर्ड से या किस फ्रेज से एंड हो रहे हैं? तेरे लिए। तो ये एक रिदम क्रिएट करता है कि नहीं? तो इसे ही क्या कहा जाता है? एक स्कीम, एक पैटर्न क्रिएट होता है इससे, और इसे ही स्कीम कहा जाता है। और राइम किस लिए? क्योंकि जो साउंड होता है ना, वो सेम साउंड होता है, जैसे आना, जाना, खाना, इस तरीके से, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। इस पोएम के अंदर जो पर्सोनिफिकेशन, अगर अगेन आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा होगा तो आपको सारे पर्सोनिफिकेशंस पता होंगे। जैसे जनरस गंगा जो है उसे पर्सोनिफाई किया गया है, हिमवंत जो है, माइटी हिमवंत, उसे पर्सोनिफाई किया गया है, राइट। शी इज फियरलेस, ये भी पर्सोनिफाई किया गया है। अब किस तरीके से पर्सोनिफाई किया गया है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मेरे पोएटिक डिवाइसेस या फिर इस पोएम के एक्सप्लेनेशन का वीडियो जरूर देखिए। उसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस जो है वो मेंशन है, तो आपको इजीली पता चल जाएगी क्या क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रिफ्रेन शी इज फियरलेस लेट्स प्रेज हर। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रिफ्रेन जो है वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। नाउ रिफ्रेन क्या होता है? ये भी एक पोएटिक डिवाइस है बेटा, जो मैंने अगेन एक्सप्लेनेशन के वीडियो के अंदर कवर की हुई है। रिफ्रेन ये होता है कि जो अलग अलग स्टैंजाज होते हैं उनकी जो लास्ट लाइन है वो सेम होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 10 स्टैंजाज है एक पोएम में तो 10 के 10 स्टैंजाज की लास्ट लाइन सेम ही होगी, ऐसा नेसेसरी नहीं है। बट कुछ स्टैंजाज की लास्ट लाइन तो सेम होनी ही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? अटेंशन स्टूडेंट्स, नाउ रिफ्रेन में जरूरी नहीं कि जिस सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं वो हमेशा लास्ट में ही आए। इनफैक्ट कुछ पोएट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में भी उस सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं, बट बेसिकली ये ऐसी एक फिक्स लाइन होती है जो रिपीटेडली स्टेंजाज के अंदर आती ही रहती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर एक स्टेंजा के अंदर आए। जैसे सॉन्ग्स में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस ऐसी होती हैं जो उस सॉन्ग की पंच लाइन होती है या फिर सिग्नेचर लाइन होती है, राइट। तो रिफ्रेन भी बिल्कुल उसी तरह ही है। तो यहाँ पर जो 2 स्टैंजाज है इस पोएम के अंदर, उनकी जो लास्ट लाइन है वो सेम ही है, और वो क्या है? शी इज फियरलेस लेट्स प्रेज हर, यही है ना। तो इसका यूज करने का, इस पोएटिक डिवाइस को अप्लाई करने का यहाँ पर क्या मोटिव था, क्या इंपैक्ट क्रिएट करना चाहता है पोएट यहाँ पे? तो बेसिकली रिफ्रेन इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप अपनी बात को और भी ज्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सके, ठीक है, उसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, उसे एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है। जो बात कही जा रही है उस बात को और स्ट्रांगली और भी ज्यादा उस पर एम्फेसाइज क्रिएट करने के लिए रिफ्रेन का इस्तेमाल किया जाता है ना। इस पोएम के अंदर किस बात पर जोर डाला जा रहा है कि भारत की टक्कर का, भारत की बराबरी का और कोई देश नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। भारत अपने आप में अकेला ऐसा देश है, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। और इस क्वालिटी का सम्मान कीजिए, इस क्वालिटी को प्रेज कीजिए, तारीफ कीजिए, सराहना कीजिए इस चीज की, राइट। ये बात जो है हमारे जो पोएट हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली आप तक पहुंचाना चाहते हैं, एक एम्फेसिस क्रिएट करना चाहते हैं, और इसीलिए रिफ्रेन का इस्तेमाल किया गया है, राइट। बेटा यहाँ पर जो आंसर लिखा गया है ना, मैं यूजुअली आंसर्स जो लिखे हुए हैं देखो आपके सामने हैं, सो आई यूजुअली डोंट रीड द आंसर्स लाइन बाय लाइन। मेरा इंटेंशन रहता है अगेन कि आपको मैं मीनिंग ज्यादा अच्छे से समझाऊं, ठीक है। बाकी आंसर तो आपके सामने है ही, मैं साइड में भी हट जाती हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इंडिया इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज दिस सनी गोल्डन लैंड। ये दिस सनी गोल्डन लैंड जो है, मैंने आपको अगेन एक्सप्लेनेशन के वीडियो में बताया था कि ये क्या पोएटिक डिवाइस यहाँ पर है, मेटाफर। क्योंकि सनी गोल्डन लैंड, इसका मीनिंग क्या है? जो भारत की एक ब्राइटनेस, जो खूबसूरती है, यहाँ का जो रिच हेरिटेज है, जो कल्चरल, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है यहाँ पे, जो प्रोस्पेरिटी है यहाँ पे, ये सारी चीजें जो है दर्शाने के लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, दिस सनी गोल्डन लैंड, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पर ये समझाती चल रही हूँ ना, अगर आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा होगा, पोएटिक डिवाइसेस सारी अच्छे से समझी होंगी, तो आपको ये चीजें और बेटर तरीके से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, और भी बेटर तरीके से आपके दिमाग में सेटल हो रही होंगी, ठीक है। इट्स मोर लाइक अ रिविजन। और जितना अच्छे से आप क्लास में अपनी ध्यान देते हो, चाहे फिर वो ऑनलाइन क्लास हो, आपकी स्कूल की, ट्यूशन की, कहीं की कोई भी क्लास हो बेटा, आप उस क्लास में, लेक्चर में जितना अच्छा से और जितना अटेंटिवली ध्यान देते हो ना, जितना अटेंटिव आप रहते हो, 90% मार्क्स उसी के ही आते हैं एग्जाम्स में, ट्रस्ट मी। क्योंकि वो बेस्ट टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस उसी टाइम पे हो रहा होता है, उसके बाद तो रिवीजन का ही टाइम होता है सिर्फ, राइट। चलिए नेक्स्ट इज ओके, दोनों कॉलम्स है जिन्हें मैच करना है, ठीक है। द पोएट यूजेस सिंबलिज्म, यस सिंबलिज्म, ये वाली पोएटिक डिवाइस भी हमने कवर की थी। अब यहाँ पर जो सिंबल है वो सिंबलिज्म कौन सा, उस हिसाब से आपको ये मैच करना है, ठीक है। तो हिमवंत किसका
किसे सिंबलाइज कर रहा है? तो हिमवंत जो है वो सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ, पावर। जो माइटी वर्ड यूज हुआ है, तो माइटी वर्ड इज व्हाट? पावरफुल ओनली, तो स्ट्रेंथ एंड परमानेंट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज गंगा। तो गंगा के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? ग्रेसफुल, जेनरस, ये सब इस्तेमाल हुआ है, राइट। थर्ड ऑप्शन, प्योरिटी एंड जेनरोसिटी। गंगा के लिए यही इस्तेमाल हुआ है ना कि इट्स वेरी सेक्रेड, इट्स जेनरस एंड इट्स ग्रेसफुल, राइट। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं गंगा के लिए इस्तेमाल हुए हैं। देन उपनिषद। उपनिषद आर अगेन सेक्रेड, तो उपनिषद के लिए क्या है? नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट। उपनिषद आर नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट, ठीक है। देन कम्स गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस। अब गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस क्या बताते हैं? गैलेंट वॉरियर क्या बता रहे हैं? करेज, एंड सेजेस क्या बता रहे हैं? विजडम। सो ऑप्शन 6 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट मैच फॉर फोर्थ पॉइंट। ब्राह्मण नॉलेज, एक्चुअली ब्रह्म नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में है वो यही टर्म यूज हुई थी, ब्राह्मण नॉलेज, ठीक है। तो बेसिकली ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्ध धाम। तो बुद्ध, ये किसे यहाँ दिखा रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण नॉलेज, स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल लेगेसी। तो ये होगा यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट, राइट। देन सिक्स इज सनी गोल्डन लैंड, जो कि रिचनेस, ग्लोरी, प्रॉस्पेरिटी। आपको ये जो टर्म्स है ना, सारे सिनोनिम्स वो ध्यान रखने पड़ेंगे। रिचनेस, ग्लोरी, रिच हेरिटेज भी आ सकता था, कल्चरल एस्पेक्ट्स भी आ सकते थे, इसके अलावा ब्राइटनेस भी आ सकती थी, है ना। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द सनी गोल्डन लैंड, ठीक है। तो सनी गोल्डन लैंड किस चीज का प्रतीक है? रिचनेस का, ग्लोरी का, प्रॉस्पेरिटी का, इस चीज का सिंबल है। तो ये सारी की सारी चीजें इन सब के सिंबल हैं, और मैच हमने प्रॉपर्ली कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पोएट चूजेस इमेजरी। अगेन सेम पोएटिक डिवाइसेस का ही क्वेश्चन है कि इमेजरी कहाँ कैसे क्रिएट हो रही है। इमेजरी मैंने अच्छे से समझाई है एक्सप्लेनेशन के वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर पहले इमेजरी कहाँ? माइटी हिमवंत, जो हिमालय का जो एक पैनारामिक व्यू आता है, एक तो वहां पर विजुअल इमेजरी क्रिएट हो रही है, और दूसरी है अगेन द सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। यहाँ पर भी ये इमेजरी क्रिएट हो रही है कि विजुअल इमेजरी है कि दिखने में कैसा होगा, इसकी एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस कैसी होगी, कैसे ये जो रिचनेस के बारे में जहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये प्रॉस्पेरिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, कल्चरल एस्पेक्ट्स को, रिच हेरिटेज को, ये सब जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो एक्चुअल में वो कैसा होगा, राइट। तो ये इमेजरी यहाँ क्रिएट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज what is the impact of the use of hyphens in the first stanza? Select the options that are true. तो यहाँ पर ये मैंने हाइफन के बारे में भी बताया था कि जो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ फ्रेज जो है पहले स्टेंजा का या लाइन जो है, उसमें हाइफन है। इनफैक्ट हाँ, ये जो हाइफन है, चार बार ये हाइफन जो आता है, तो वो क्यों है? तो वो हाइफन क्रिएट करते इस वजह से है ताकि हम लोग थोड़ा सा रुके, और ये जो इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की जा रही है इस फॉर्म के अंदर, ये जो तारीफ की जा रही है, जो खूबियां बताई जा रही है भारत के बारे में, थोड़ा सा रुक कर हम इस बात को अप्रिशिएट करें और इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करें कि इतनी खूबसूरत चीजें और इतनी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीजें और इतनी जो तारीफ हो रही है भारत की, ये सब किसका है? हमारा। हमारा मतलब कि हम भारतीय हैं, और हम उस देश में हैं जहां पर इतनी स्वच्छ और सुंदर गंगा बहती है, इतने सुंदर और पावरफुल हिमालयाज हैं, और इतने सेक्रेड उपनिषद हैं। हम उस देश के वासी हैं, तो थोड़े रुकिए और फिर उसे अप्रिशिएट कीजिए, ये वो हाइफन बताता है। बाकी और कौन कौन सी क्वालिटीज है, तो देखिए, creates deliberate pause to reinforce the sense of admiration and pride. Correct, ये सही है एकदम। Emphasizes the contrast between India's strength and weakness. No, इसमें इंडिया की कोई weaknesses के बारे में बात नहीं की हुई है, सिर्फ strengths बताई हुई है, और ये हाइफन यही सजेस्ट कर रहा है कि इस strength को acknowledge करो। Lends to the lyrical quality, giving it a measured chant-like rhythm. बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे हम चाहे कोई श्लोक पढ़ते हैं या हम कोई गीत गाते हैं, तो उसका एक मीटर होता है, एक रिदम होता है, उसके अंदर हमको टाइम टू टाइम प्रॉपर पॉजेस भी लेने होते हैं, कई बार हमें बिना पॉज लिए बोलना होता है, राइट। तो मतलब एक रिदम होता है, उतार चढ़ाव होते हैं उस बोलने के तरीके में। तो ये जो हाइफन है ना, वो एक पॉज क्रिएट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको एक गाना बताया था कि दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, तो अभी तो मैंने ये बोला है, गाया थोड़ी है, तो गाना कैसे होगा? दिल दी सी, आई एम नॉट अ गुड सिंगर, तो इट्स बेटर आई डोंट सिंग, बट आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको रुकना भी पड़ता है गाने में, आपको थोड़ा फास्ट भी कई बार गाना पड़ता है ना। सो टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट, हाइफन वॉज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस, ठीक है। देन suggests hesitation or uncertainty in the poet's claims about India. No, no, no.
कहीं पर भी ये पोएट जो है वो कहीं पर भी अनसर्टेन या अनश्योर नहीं है, किसी भी डाउट में नहीं है जब वो भारत के बारे में बात कर रहा है। इनफैक्ट जब वो भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके अंदर एक अलग ही जुनून, एक अलग ही स्ट्रेंथ और अलग ही कॉन्फिडेंस हमें समझ में आता है कि दिस पोएट ही इज सो पेट्रियोटिक, ही इज सो श्योर अबाउट हिज ओन कंट्री कि वो इतना खूबसूरती से उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। राइट तो इसी तरीके से कोई हेजिटेशन नहीं है, किसी भी तरीके की कोई झिझक नहीं है या कोई भी सेकंड थॉट्स नहीं है कि मैं ये लिखूं या नहीं लिखूं, नहीं, एकदम पावरफुल और कॉन्फिडेंस तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया है इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है। लास्ट इज presents a key element of India's greatness before the hyphen and makes a strong assertion about its uniqueness after the hyphen. Absolutely correct, ये बिल्कुल सही आंसर है। कि पहले क्या तरीका है, पहले एक सेंटेंस लिख दिया और फिर वो हाइफन लगाया। तो ये जो सेंटेंस है उसके अंदर सबसे पहले तो की एलिमेंट्स बता दिए। फॉर एग्जाम्पल द माइटी हिमवंत इज आवर्स, ये लिखा, देन एक हाइफन लगाया। तो जो एलिमेंट है या एक तरीके से जो फीचर है भारत का वो पहले हमें बताया, फिर ये हाइफन लगाया और उसके बारे में तारीफ करी कि ऐसे और पर्वत पूरी दुनिया में कहीं और है क्या, नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से उसे एक्सप्लेन किया गया ताकि और इम्पैक्टफुली रीडर्स तक ये सेंटेंस, ये बात पहुंचे, ये तारीफ, ये प्राउड जो है वो रीडर्स तक पहुंचे। तो क्या ये इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हाइफन का यूज हुआ है? एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आई होप बेटा ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखो बेटा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है ना, आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ ही रहे होंगे, बट इन केस कहीं पर भी डाउट आता है, एज आई ऑलवेज से, अपने डाउट्स जरूर पूछे। कभी भी अपने डाउट्स को पूछने में कोई हेजिटेशन रखने की जरूरत नहीं है। हम अपने डाउट्स आते ही, चाहे कितना भी छोटा डाउट हो, मामूली सा डाउट हो, क्या होता है जितना भी मामूली डाउट क्यों ना हो, जब तक वो आंसर नहीं हो जाता है ना, वो मामूली सा डाउट भी हमें बड़ा परेशान करता रहता है। तो डजेंट मैटर, कितना भी मामूली डाउट हो पूछो उसको बिल्कुल। ठीक है, मैं बिल्कुल आंसर करूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट यूजेस हाइपरबली। बेटा ये जो टर्म है इसका प्रोनाउंसिएशन हाइपरबली ही होता है। देखिए हाइपरबली ये पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी यहाँ किया है, इसे कभी भी हाइपरबोल नहीं कहते। मैंने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना है, सिखाते हुए भी सुना है, देखा है कि हाइपरबोल बोल रहे हैं, बट नो, इट इज हाइपरबली ओनली एंड इट मीन्स चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहना, एग्जैजरेट करके बताना। ठीक है, तो कई बार ना कुछ कॉमिक सिचुएशन क्रिएट करने की वजह से कि हंसाने के लिए लोगों को छोटी सी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कह देते हैं, कई बार ये भी होता है। कई बार इसलिए हाइपरबली यूज करती है कि किसी चीज का उसकी इंटेंसिटी और उसकी सीरियसनेस को बताने के लिए। जैसे इस फॉर्म के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है कि भारत के टक्कर का, उसकी बराबरी का कोई और देश नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी कंट्रीज को या बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको किसी तरीके से भी इंफीरियर बताने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं। लेकिन हमारा देश कितना महान है, उस महानता की इंटेंसिटी और उस महानता का एक जो मेजरमेंट दिया जा रहा है ना कि कितना महान है, वो मेजरमेंट, वो इंटेंसिटी, वो सीरियसनेस बताने के लिए, उसका पैमाना बताने के लिए ये बात कही जा रही है कि ऐसा तो कोई दूसरा देश है ही नहीं पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर। राइट तो ये रीजन है इस तरीके से हाइपरबली यूज करने का इस फॉर्म में, ये पूरा यहाँ पे मेंशन है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे माय लगेज वेज अ टन। अब यहाँ पर ये जो बोला गया है कि मेरा जो सामान है 1 टन का वजन है उसमें, मतलब लेकिन क्या एक्चुअल में 1 टन हो गया क्या? वो नहीं, इट मीन्स कि भाई बहुत भारी है भाई, आज तो उठाया ही नहीं जा रहा है ना। नेक्स्ट इज शी वाज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वाज अ माइल वाइल्ड। तो माइल मतलब 1 माइल का मतलब क्या होता है? 1.6 किलोमीटर। तो मतलब कोई इतनी खुश है कि उसकी जो हंसी है, मतलब वो जब स्माइल करा उसने तो वो 1.6 किलोमीटर जितनी बड़ी हो गई क्या उसकी स्माइल? क्या एक्चुअल में ऐसे नहीं, बट इट मीन्स कि किस कदर खुश थी वो, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो एकदम दिल से, और शायद कोई ऐसी बात हुई होगी बहुत ज्यादा खुश थी, तो एकदम अपन कहते हैं ना कि बत्ती सी दिख गई एकदम। तो क्या हमें एक्चुअल में बत्ती सी दिख रही होती है क्या? ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहना, उस बात की एक इंटेंसिटी को बताने के लिए ये तरीका होता है ना। चलिए नेक्स्ट इज द पोएम इज एन ओड। इस पोएम के एक्सप्लेनेशन की शुरुआत ही मैंने इस चीज को बताने के साथ की थी कि ये जो पोएम है वो एक ओड है, और ओड का मतलब ये होता है कि एक लिरिकल फॉर्म में जब कोई बेसिकली कोई गीत जो लिखा हुआ होता है ना, लिरिकल फॉर्म में जो कुछ लिखा हुआ होता है और हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं उस लिरिकल फॉर्म में, तो किसी की भी तारीफ हो सकती है। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे कोई चीज हो, सामान हो, इंसान हो, इस पोएम के अंदर क्या है जिसकी तारीफ हो रही है? हमारा देश है। राइट तो जब हम गीत के फॉर्म में, लिरिकल फॉर्म में किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, दैट इज एन ओड, और ये पोएम एक ओड ही है। अब यहाँ पर हमसे बेसिकली पूछा गया है
कि एग्जाम्पल इस फॉर्म से एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए आंसर के तौर पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं, कुछ फ्रेजेस यहाँ लिख दिए हैं, बट एक्चुअली में पूरी की पूरी पोम ही जो है वो एक ओड ही है। ये मैंने बस आपको बताने के लिए यहाँ पे बस लिख दिया है, और उसका जो डिकोडेड मीनिंग है या एक्सप्लेनेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पर मेंशन किया है। पूरी की पूरी पोम जो है वो एक ओड ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक आध सेंटेंस ही स्पेसिफिकली ओड है, ऐसा नहीं, पूरी पोम ही ओड है। चलिए नेक्स्ट इज द पोएट यूजेस एल्यूजन इन द पोम। एल्यूजन का मतलब भी मैंने आपको बताया था। एल्यूजन का मतलब होता है जब हम रेफरेंस देके कोई चीज बताना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, और वो एग्जाम्पल ये है कि ये स्टूडेंट जो है वो क्लास में, भाई आइंस्टाइन है वो इस क्लास का, तो आइंस्टाइन है वो इस क्लास का, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि किस क्वालिटी के बारे में बात की जा रही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि ये स्टूडेंट इस क्लास का आइंस्टाइन है मतलब बेवकूफ है एकदम, नहीं, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, एकेडमिकली बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, ही इज वेरी स्मार्ट, राइट। तो हमने किसका रेफरेंस लिया, एक ऐसी पर्सनालिटी का रेफरेंस लिया जो फेमस है, वेल नोन है, सब लोग जानते हैं। और वो लोग क्यों जानते हैं उन्हें, उस क्वालिटी की वजह से ही जानते हैं कि आइंस्टाइन फेमस है अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, ठीक है। उन्होंने जितनी भी जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन उनके रहे हैं इस दुनिया में, उन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, अपनी इंटेलिजेंस के लिए, अपनी शार्प सोच के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में वही क्वालिटी उनकी फेमस है, और उस क्वालिटी को इस बच्चे पे अप्लाई करके हम बताया जा रहा है कि ये जो बच्चा है ना क्लास का आइंस्टाइन है भाई, वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या हमने ये रेफरेंस लिया उस क्वालिटी का। मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था वो ये दिया था कि इस बच्चे की हाइट तो बिल्कुल कुतुब मीनार जैसी है। अगेन क्या आपको समझ में आया, कुतुब मीनार की कौन सी क्वालिटी की वजह से वो फेमस है, कि वो बहुत ही ऊंचा है। इट मीन्स कि ये जो बच्चा है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये बच्चा बहुत ही टॉल है, राइट। तो इस वजह से ये क्वालिटी से का मैंने रेफरेंस लिया है कुतुब मीनार से। आप किसी भी चीज का रेफरेंस ले सकते हो, चाहे इंसान हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई कैरेक्टर हो, कोई इमोशन हो इवन, बट इट हैज टू बी फेमस एंड वेल नोन, मतलब लोगों को पता है उसके बारे में। ऐसा नहीं आप किसी रैंडम चीज से कंपेयर कर दो तो इससे क्यों कंपेयर किया है या इसका रेफरेंस क्या लिया है, क्या मतलब है ना। तो इट हैज टू बी फेमस, इट हैज टू बी वेल नोन, कि भाई लोगों को समझ में आए कि क्यों कहा गया है, किस लिए वो कंपैरिजन या वो किस लिए रेफरेंस लिया गया है। अंडरस्टूड, ये है एल्यूजन बेटा। नेक्स्ट इज ये तो सिर्फ एग्जांपल्स है, इसके अंदर, इस पोएम के अंदर कौन कौन से एल्यूजन है, वो है एन एल्यूजन टू द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स दैट फॉर्म द फिलोसॉफिकल कोर एंड सिंबलाइज डीप विजडम एंड एनलाइटनमेंट। ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है उपनिषद के बारे में। जो उपनिषद हैं उनके बारे में बात हो रही है कि ये किस एल्यूजन से या किस चीज से रेफरेंस लिया गया है, उपनिषद का, ठीक है। नेक्स्ट इज कौन सा एल्यूजन कॉन्सेप्ट है जो स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बात कराता है, विच इज एसोसिएटेड विद सेल्फ रियलाइजेशन एंड अल्टीमेट ट्रूथ। तो ये किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ब्रह्म नॉलेज की। अगर आपने देखा इस एक्सप्लेनेशन का वीडियो अगर देखा है तो मैंने एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है ना वैसे ही समझा है। तो यहाँ बात हो रही है बेटा ब्रह्म नॉलेज की, ठीक है। नेक्स्ट इज एन एल्यूजन टू गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स का जो एल्यूजन है तो ये क्या है, बुद्ध धम्म। ये भी हमने पढ़ा है अच्छे से, राइट। तो देखो आपने अगर पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, अच्छे से इजीली और बहुत जल्दी से आप समझ जाएंगे कि भाई किसका क्या आंसर है, ठीक है। इट हाईलाइट्स इंडियाज रोल इन शेपिंग मेजर रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि फिलोसफी जो हमने मैच द फॉलोइंग के अंदर, मैच द कॉलम्स के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए थे वहां फिलोसफी वाला टर्म भी था। मैं इन सारी क्वेश्चंस को सीरियसली लेने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ बेटा कि एग्जाम्स में आपको हेल्प होगी। बेसिकली देखो ऑफ कोर्स एग्जाम्स में हेल्प होगी, लेकिन वो हेल्प किस तरीके से होगी वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली आपके पोएम के अंदर कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं की हुई होती हैं, लेकिन उनके जो सिनोनिम्स होते हैं ना, मेजरली वही सिनोनिम्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे फिलोसफी, तो ये आपके पोएम के अंदर कहीं ये वर्ड यूज नहीं है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। लेट्स से विजडम, अब विजडम वर्ड मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर ये वर्ड आपके पोएम में मान लो यूज नहीं अगर हुआ है लेट्स से, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि विजडम किसके लिए यूज हुआ होगा, है ना, ये कंफ्यूजन आता है। तो जब आप हर क्वेश्चन को सीरियसली लेते हो ना तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कौन कौन सी वोकैबुलरी फॉर्म हो रही है। अंडरस्टूड, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हर एक क्वेश्चन को सीरियसली ही लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, और ये जो सबसे पहला जो स्टेंजा है वो है, और सबसे पहला स्टेंजा पूरा नहीं है, लास्ट की 2 लाइंस इसके अंदर नहीं है, ठीक है।
तो देखो द वर्ड माइटी रिफर्स टू द डैश ऑफ द हिमवंत। तो यहाँ पर ये जो माइटी वर्ड है वो क्या दिखा रहा है, हिमवंत या हिमालय की क्या दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ और पावर दिखा रहा है, इट स्ट्रेंथ एंड पावर। ठीक है, बेटा देखो अभी तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन जब आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे ना, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रॉपर्ली रिटन मिलेंगे। कहीं पर कुछ एक्सप्लेनेशन की अगर जरूरत है मैं वो भी लिख देती हूँ, कीवर्ड्स की फ्रेजेस जो होते हैं वो सब आपको इन नोट्स के अंदर लिखे हुए मिलेंगे। अभी मैं थोड़ा इसलिए अवॉइड कर रही हूँ कि जब बहुत ज्यादा अगर लिखने की बात होती है और लिखने लग जाते हैं ना, तो वीडियो अननेसेसरी बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से बस, बाकी आपको नोट्स में सब मिलेगा। राइट, नेक्स्ट इज अच्छा सही ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन है द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द फोर्थ एंड सिक्स्थ लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड टू। देखो क्वेश्चन मार्क है फोर्थ और सिक्स्थ लाइन, यहाँ पे दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ लाइन। द जेनरस गंगा इज आवर्स विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। कौन सी ऐसी रिवर है जो इसका ग्रेस मैच कर सकती है, या उपनिषद जैसे कौन से ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो इनकी बराबरी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू शो, मतलब क्या बताने के लिए, अगेन एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए या एक स्ट्रेंथ डालने के लिए, एक एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। राइट, इसी वजह से ये कहा गया कि देखा है क्या कहीं ऐसी कोई और नदी देखी है क्या जो गंगा जैसी खूबसूरत हो, ग्रेसफुल हो और गंगा जैसी जनरस हो, देखी है क्या कहीं और। तो ये क्या एक एम्फेसिस क्रिएट किया है। ठीक है, एक स्ट्रेंथ दी है इस बात को, इस पॉइंट को। तो शो डाउट एंड अनसर्टेनिटी, नहीं डाउट वाली कोई बात नहीं, एम्फेसिस अ पॉइंट। ठीक है, चलो दूसरे पॉइंट देखते हैं। हाईलाइट कंफ्यूजन एंड हेजिटेशन, नो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनफैक्ट ये तो और सर्टेनिटी दिखाता है पोएट की कि कितना सर्टेन होकर अपनी बात कह रहा है, कॉन्फिडेंटली कह रहा है। रिवील इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी, क्या एक्चुअल में वो कुछ क्यूरियस हो रहा है, कुछ जानने के लिए उत्सुक हो रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ जानना चाह रहा है कि है क्या ऐसी कोई, जरा बताना ना ऐसी कोई दूसरी रिवर है तो मुझे बताना, मुझे पता नहीं है, क्या ऐसा कुछ पूछना चाह रहा है। नहीं, इनफैक्ट डायरेक्ट स्ट्रेट अवे मुंह पर एक बात कह रहा है कि देखिए क्या कहीं ऐसी रिवर, इट मींस कहीं नहीं है ऐसी रिवर। कितना प्राउड है ये पोएट अपने भारत देश पर कि इसके सभी फीचर्स के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में, रिच हेरिटेज के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। तो अगेन दिस इज द ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट यूजेस द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब द गंगा। व्हाई? गंगा नदी को डिस्क्राइब करने के लिए जेनरस वर्ड का यूज किया हुआ है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये नदी वो नदी है जो जीवन देती है, सस्टेनेंस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द लैंड एंड इट्स पीपल, मतलब लोगों के लिए जीवन दान है। कोई भी नदी जो होती है वो वहां के आसपास के जो लोग हैं, या बल्कि पूरे देश के जो लोग हैं, बेसिकली उनको पूरा जीवन दान देती है। वो पूरी की पूरी लाइफ टिकी रहती है गंगा नदी पे। इसके अलावा जो मान्यता जुड़ी हुई है गंगा नदी के साथ कि अगर उसमें अस्थियां बहाते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है। उसकी वजह से भी गंगा नदी जो है, इट्स हम उसको गॉडेस की तरह पूछते हैं। फॉर अस इट्स नॉट जस्ट अ रिवर, इट्स गॉडेस फॉर अस। ठीक है, हमारे लिए देवी है, वो माँ के समान है ना, देवी माँ के समान है वो, हम इतना पूछते हैं। तो जैसे कई बार ये भी होता है ना कि नहीं ऐसी कोई, ये सिर्फ एक मिथ है, एक्चुअल में ऐसा नहीं कुछ हुआ होगा। इवन इफ इट इज सो, लेकिन अगर नदी है और जीवन दान दे रही है तो पूजने लायक है कि नहीं है? तो ये अगर हम उन्हें देवी कह रहे हैं ना, तो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैज द मूवमेंट ऑफ द रिवर बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल। उसे ग्रेसफुल है मूवमेंट ऑफ द रिवर, कि जितना ग्रेसफुल मूवमेंट है गंगा नदी का, क्यों कहा गया है उसे इस तरीके से? वाई इट इज सो ग्रेसफुल? बिकॉज एक्चुअली इट लुक्स ब्यूटिफुल। जो फ्लो है गंगा नदी का, जो बहाव है गंगा नदी का, वो इतना स्मूथ है और इतना इतना सुंदर नजर आता है। देखिए, हमने अभी ये पॉम पढ़ी है इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर किसी ने गंगा नदी को बहते हुए देखा है, उसमें उसे स्ट्रेंथ भी फील होती है, बहुत पावरफुल फील होता है गंगा नदी का जब बहाव देखता है ना। और जहां पर आके वो जहां शांत हो जाती है ना, तो वहां पर इतनी इतनी एक कामनेस फील होती है। तो आप देखिए, एक ही नदी है लेकिन कहीं पर उसका इतना अग्रेसिव रूप है और कहीं पर उसका इतना शांत रूप है। राइट, सो द मूवमेंट्स आर सो स्मूथ एंड सो ब्यूटिफुल, और इसीलिए उसे ग्रेसफुल कहा गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, एलिगेंस, स्मूथ फ्लो एंड इंस्पायरिंग एडमिरेशन। तो यही कुछ क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से इस रिवर को ग्रेसफुल कहा गया है। राइट, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, द पोएट इज इम्प्लाइंग दैट द उपनिषद्स आर डैश इन द विजडम एंड स्पिरिचुअल डेप्थ, अनमैच्ड और अबंडेंट। भाई उपनिषद्स क्या है? ये क्वेश्चन का इसका आंसर मुझे बताना पड़ेगा क्या अलग से? भाई अनमैच्ड, के इनकी टक्कर का, बराबरी का, और कुछ भी ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जो उपनिषद के बराबरी का विजडम या स्पिरिचुअल डेप्थ, डीप स्पिरिचुअल विजडम जो हमें उपनिषद से मिलता है, वैसा और किसी दूसरे स्क्रिप्चर से या उसके बराबर का ऐसा कुछ नहीं है कि जहां से वो मिल सके। राइट, चलिए नेक्स्ट इज
How does the poem reflect a strong connection to cultural identity and heritage? तो यहाँ पर ये बेसिकली देखिए, आप सेकंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसके अंदर आप देखिए पहला क्वेश्चन है कि कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज ये सब किस तरीके से ये पोम रिफ्लेक्ट करती है। तो बेटा पूरे के पूरे पोम के अंदर जो है वो इंडिया को उसके हर एलिमेंट को सेलिब्रेट ही किया गया है, ठीक है, चाहे इसके नेचुरल वंडर्स एज इन जो इसकी टाइमलेस ब्यूटी है, या इसकी जो नेचुरल जैसे माइटी हिमालयाज, तो किसी ने इसको कंस्ट्रक्ट थोड़ी करा है कि भाई चलो पहाड़ बनाए हुए हैं, नो, तो ये नेचुरल वंडर ही है ये, ठीक है। तो ये जो यहाँ की जो रिवर्स हैं, सेक्रेट रिवर्स जो हैं, जो बुद्ध धर्म जो टीचिंग्स हैं, अगेन इसके साथ जो स्टोरीज, जो पौराणिक कथाएं जिसे कहा जाता है, पैराबल्स जिन्हें कहा जाता है, जो टेल्स हैं, वॉरियर्स की जो टेल्स हैं, और सेजेस ने जिस तरीके से इस पूरी धरती को जो सेंटिफाई किया है, मतलब प्योरीफाई किया है, राइट। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से इसका कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज जो है वो डेवलप हुआ है। मतलब भारत के इतिहास के बारे में अगर बात हम करते हैं तो वो इतिहास जो है बहुत ही स्ट्रांग और दमदार है, और वो किसकी वजह से है, इन्हीं सब खासियतों की वजह से, इन्हीं सब अचीवमेंट्स की वजह से, राइट। और इसीलिए वो हमारी कल्चरल पहचान बनती है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what can you infer about the poet's attitude towards India from the repeated phrase she is fearless, let's praise her? Again ये क्वेश्चन जो है हमसे शुरू में भी एक बार पूछा गया है, जो टोन वाला क्वेश्चन एक आया था ना, फ्रेज, देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता सा क्वेश्चन ही है ना, कि हमें क्या समझ में आता है कि जो रिफ्रेन वाला क्वेश्चन, अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन, एक रिफ्रेन को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिफ्रेन क्यों यूज हुआ है, क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, सेम ही है। तो क्या मतलब हम इन्फर करें मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है, हम इस बात का क्या मीनिंग निकालें या क्या कंक्लूड करें इस बात से कि भाई क्यों ये वाला सेंटेंस रिपीटेडली बोला है पोएट ने। तो ये इसीलिए क्योंकि क्या एम्फसाइज करना चाहता है ये पोएट, कि जो भारत है उसकी हर खूबसूरती और हर खूबी को हमें सराहना चाहिए, ठीक है। तो जो पेट्रियटिज्म है उसे स्ट्रेंथन कर रहा है हमारा पोएट, और जो एडमिरेशन की भावना है वो बताना चाह रहा है यहाँ पर कि कितना डीप एडमिरेशन है इस पोएट को अपने देश के प्रति, एंड इट इज ही इज एम्फसाइजिंग द कंट्रीज यूनिकनेस एंड ग्रेटनेस, कि कितनी यूनिक है हमारी कंट्री, कितना यूनिक है हमारा भारत, यूनिक है, एकदम अलग है, अनोखा है और महान है, ग्रेट है। इसी बात को और ज्यादा स्ट्रांगली कहने के लिए इसने ये सेंटेंस जो है बार बार रिपीट किया है, फर्स्ट स्टैंजा में भी और सेकंड स्टैंजा में भी, मतलब दोनों स्टैंजाज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does the line many a sage has sanctified this land suggest about India's spiritual heritage? Again ये बात क्या सजेस्ट करती है कि भाई बहुत सारे सेजेस ने इस धरती को सेंटिफाई किया है। तो सेंटिफाई करने का मतलब क्या है, धरती एज इन भारत की जो भूमि है, तो सेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है कि इस धरती को और पवित्र बनाया है। तो पवित्र कैसे बनाया बेटा, अपने ज्ञान से पवित्र बनाया है। मतलब यहाँ पर ये जो साफ सफाई जो है वो ऐसा नहीं है कि झाड़ू से सफाई करके और देखो कितना साफ सुथरा हो गया है और अब ये पवित्र है, नो, वो पवित्र होना नहीं होता है। जब आपके विचार जो होते हैं वो आपके उच्च विचार जब होते हैं, सोच जब आपकी होती है, वो जब बहुत अच्छी सोच होती है, कंस्ट्रक्टिव सोच होती है, तो उसकी वजह से जो चीजें हैं वो बेहतर हो पाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेजेस का जो कंट्रीब्यूशन है भारत को लेकर वो ये है कि उनका जो विजडम है, उनका जो ज्ञान है, और उन्होंने अपनी नॉलेज से जिस तरीके से भारत के इतिहास में एक वैल्यू ऐड करी है, इसी वजह से भारत का इतिहास बहुत महान है। और इसी वजह से, इस महानता की वजह से ही भारत एक ऐसी भूमि है जो पवित्र है, जिसे सेंटिफाई किया है सेजेस ने। तो ये वो लोग हैं, वो वाइस मैन, जिनकी वो स्पिरिचुअल लीडर्स जिन्होंने मॉरल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट, अपना योगदान दिया है। अंडरस्टूड, ये बेसिकली इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन बेटा फिर से यहाँ पर एक पॉज लेते हुए आपको फिर से वही बात बता रही हूँ, कहीं पर कोई भी डाउट आए आपको पूछ लेना है। इसके अलावा अगर आपका कोई ओपिनियन है, अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ बताना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल बताइए, अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। आई डू वेट फॉर योर ओपिनियंस एज वेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, हाउ डज द पोएट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जितनी भी बात इस फॉर्म में बताई है, तो एक तरफ हम वॉरियर्स की बात भी कर रहे हैं, सेजेस की बात भी कर रहे हैं, म्यूजिक की या आर्ट फॉर्म्स की बात भी हम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये सारी चीजें ना कहीं से सिमिलर सी नहीं है ना, कि भाई वॉरियर्स की बात अगर कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम वेपन्स की बात अगर कर रहे हैं, तो हाँ कनेक्शन एक महसूस होता है। लेकिन सेजेस हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, वॉरियर्स हैं, तो ये जो है वो कोई वैसे कनेक्टेड नहीं है ना, कोई एक ही बिरादरी के नहीं है ना वैसे, ये राइट, अलग अलग है। और यहाँ पर कहीं ना
अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पर सेजेस तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो कोई जरूरी थोड़ी है बेटा कि आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन उठकर आ जाए। आपको तो बियॉन्ड ही सोचना है ना, हमें क्वेश्चन पेपर के लिए सिर्फ प्रिपेयर नहीं होना है ना। तो बेसिकली यहाँ पर एक ये तरीका भी है पोएट का, ही इज वेरी स्मार्ट, जिसने जो डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं भारत को लेकर, उसी बारे में बताया है कि यहाँ पर ये जो जन्मभूमि है, ये जो भूमि है, वो सेजेस की, साधु संत महात्माओं की जन्मभूमि भी है और वीर योद्धाओं की जन्मभूमि भी है। और यहाँ पर ऐसे लोगों ने भी जन्म लिया है जिन्होंने अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को इतने सुंदर रूप दिए हैं, फिर चाहे वो पॉम्स लिखना हो, लिटरेचर से, साहित्य से रिलेटेड हो, या फिर नृत्य हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, है ना। तो ये सारी चीजें, मतलब इतने सारे आर्ट फॉर्म्स हैं। म्यूजिक की बात यहाँ हो रही है, तो म्यूजिक जो भारत का म्यूजिक है, उसके लिए बताया गया है कि वो एक डिवाइन म्यूजिक है, यानी वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से म्यूजिक नहीं बनाया जाता है, वो एक ऐसा म्यूजिक है जो आपको परमात्मा से जोड़ता है। तो ये जो एक डिवाइन पावर है म्यूजिक का, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो बेसिकली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं भारत के, वो सब बहुत ही सुंदरता से और कम शब्दों के अंदर इस पोएम में बताए गए हैं। तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है, बेसिकली म्यूजिक से और वॉरियर्स से हाईलाइट क्या हो रहा है। जब वॉरियर्स की बात बता रहे हैं तो भारत का जो ब्रेव हिस्ट्री है, जो इसकी ब्रेवरी है, जो इसका वेलर है, वो सब यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। और जहां पर बात होती है म्यूजिक की, तो वहां पर बात हो रहा है कि जो आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स है, ये देखिए, ये तो करेज भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हीरोइज्म, बेसिकली अगेन हीरो कौन होता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और जो सेक्रीफाइस कर देता है खुद को सबकी खुशी के लिए, राइट। तो इसका हीरोइक एस्पेक्ट भी बताया गया है और कल्चरल एस्पेक्ट भी बताया गया है। इन दोनों को बताने का यही एक मकसद है कि वॉरियर्स को बता के हीरोइक एस्पेक्ट बताया गया है, म्यूजिक के बारे में बात करके जो कल्चरल एस्पेक्ट है भारत का, वो बताया गया है, राइट। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, हाउ डज दिस पोएम फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, मतलब इस पोएम में वो कौन कौन सी खूबियां हैं जिसकी वजह से हमें एक प्राउड महसूस करते हैं हम हमारे देश को लेकर। वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे अंदर इस देश भक्ति की भावना को डेवलप करती हैं, यही मीनिंग होता है फॉस्टर का। तो ये कौन कौन सी बातें, भाई जितनी भी खूबियों के बारे में बात की है, चाहे वो स्क्रिप्चर्स के बारे में बात हो, चाहे वो नेचुरल वंडर्स के बारे में बात हो, गंगा नदी के बारे में, माइटी हिमवंत, वॉरियर्स के बारे में, ये जितने भी बेसिकली जितने भी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है, टीचिंग की बात जो की है, बुद्ध धर्म, ब्रह्म नॉलेज, इन सब के बारे में, जितनों के बारे में भी बात करी है इस पोएम के अंदर, राइट। वो सारी के सारी जो है ना, बेसिकली वो सारी की सारी वो क्वालिटीज हैं जो फॉस्टर करती हैं सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, के हमारे अंदर वो देशभक्ति की भावना जो उजागर होती है, राइट। तो ये हमारे अंदर हमारे देश के लिए लव, रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, इन सारी फीलिंग्स को जो है हमारे अंदर वापस से एक बार जगाता है, और फिर से हमें ये एहसास दिलाता है, हमें ये रियलाइज करवाती है ये पोएम कि हमें हमारे देश को एडमायर करते रहना चाहिए। हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन हमें उन सभी सेक्रीफाइसेस को याद रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि जब कोई ऐसा दिन ही आए कि 15 अगस्त का दिन आया या 26 जनवरी का दिन आया या ऐसा कोई खास दिन आया, बस उसी दिन हम हमारे देश को और यहाँ लोगों की कुर्बानियों को, या कितने महान लोग रहे हैं भारत में, सिर्फ उन खास दिनों पर याद करें, नहीं। हर दिन जिस दिन हम याद करेंगे वो दिन अपने आप में ही खास है ना। तो हमें हर कंट्रीब्यूशन को याद रखना है और भारत कितना महान है उसे याद रखना है और इसे हमेशा एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना है, राइट। यही सब हमें इस पोएम से सीखने को मिलता है। और बेटा इसी के साथ ये वीडियो यहाँ एंड होता है और ये पोएम भी पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी, बट स्टिल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पोएम आपको कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। वीडियो जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है वो भी बताइएगा, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा। आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू नो मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। सो मेक श्योर यू कमेंट, राइट। इसके अलावा कोई डाउट हो, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, जरूर पूछेगा। डाउट लेकर आगे नहीं बढ़ना है। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर देना है और बहुत बहुत शेयर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए ताकि उन सब की हेल्प हो सके। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पर मैं सभी नोट्स और पीडीएफ शेयर करती हूँ। जैसा मैंने आपको अभी भी बताया, सारे नोट्स और पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो इजीली मिल जाएगी, राइट। सो ज्वाइन इट। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।